क्लास 12th आज आप पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जैसे पुरानी क्लासेज में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं। कैपेसिटर में क्या होती है, एनर्जी और चार्ज स्टोर किए जाते हैं। तो आज आप देखेंगे कि कैसे ये एनर्जी या चार्ज हम लोग इसके अंदर स्टोर करते हैं। हम इसे कंडक्टर मेथड से भी देख सकते हैं और कैपेसिटर मेथड से भी देख सकते हैं। तो हमारे कोर्स में तो कैपेसिटर ही है, तो हम कैपेसिटर से देख ले तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग इसको कैपेसिटर मेथड से देखते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, याद रखिए कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क डन होता है वो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। मैंने लिख दी है इसकी डेफिनेशन। द वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो एनर्जी है इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर इज स्टोर्ड in the form of electric field, in the form of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर्ड होती है। मान लीजिए हमारा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसके अंदर एक प्लेट पॉजिटिव हो जाती है। जब फुल चार्ज मान लो प्लस क्यू हो जाए तो इतना ही सामने यहाँ नेगेटिव आ जाता है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी यही इसकी एनर्जी होती है। अब हमें ना ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें इस टाइप का अरेंजमेंट बन जाए, एक प्लेट पॉजिटिव हो और दूसरी प्लेट नेगेटिव हो, तो ये एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। तो अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन तैयार करते हैं कि कैसे एनर्जी स्टोर हुई। एक्सप्रेशन देखते हैं हम लोग जो इसका बनाते हैं। मान लीजिए इनिशियली मेरे पास दो प्लेट हैं, हमारे पास दो प्लेट है और दोनों इंचार्ज हैं। ये दो प्लेट हैं, एक प्लेट का नाम ए, एक का नाम बी और समय है 0। दोनों प्लेट कैसी हैं, अनचार्ज। दोनों प्लेट हमारी अनचार्ज हैं। किसी टाइम टी पे क्या हुआ, एट टी इक्वल टू कोई टाइम मैंने t1 ले लिया और प्लेट बी से कुछ चार्ज प्लेट ए को देना स्टार्ट किया। प्लेट कौन सी से, बी से प्लेट ए को हम चार्ज दे रहे हैं। मान लीजिए हमने इसको क्यू चार्ज दे दिया, प्लस क्यू। अगर इस पे प्लस क्यू आया तो क्या इस पे माइनस आ जाएगा, तो बिल्कुल इस पे माइनस क्यू आ जाएगा। इस पे प्लस क्यू इस पे गया। मान लो 3 मैंने पॉजिटिव निशान बना दिए, ये मैंने इस पे प्लस क्यू दे दिया, तो क्या हुआ, इस चार्ज स्टार्ट होना शुरू हो गई। तो प्लेट ए गेट चार्ज, प्लेट ए गेट चार्ज क्यू, उसके अंदर चार्ज क्यू आ गया। प्लेट ए पे कितना चार्ज आ गया, क्यू चार्ज आ गया। अगर इसकी कैपेसिटेंस सी है तब पोटेंशियल कितना होगा, देन पोटेंशियल ऑन प्लेट ए, तब कितना पोटेंशियल होगा भाई इसका, देन पोटेंशियल डिफरेंस मान लो, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। तो प्लेट के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, V इक्वल टू क्यू बाई सी। क्यों Q इक्वल टू सी वी होता है तो V इक्वल टू क्यू बाई सी फॉर्मूला होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V डैश मान लूँ तो V डैश क्या होगा, Q अपॉन सी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में आ जाएगा, दोनों प्लेट के बीच में, V डैश। क्या मेरी बात सही है? तो ये हमने इतना चार्ज इसको कर लिया। अब इसके बाद किसी और टाइम t2 पे अगर हम और थोड़ा सा चार्ज दें तो वो चार्ज डायरेक्ट इसके पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली तो ये प्लेट अनचार्ज थी, तो किसी ने कोई रिपल्सन नहीं किया। लेकिन इसके बाद अगर हम थोड़ा और चार्ज देंगे इसको, तो अब क्या होगा, अब रिपल्सन होगा। तो इसके बाद की कहानी क्या है, ये डायग्राम नंबर सी मान लेते हैं, ये बी था, डायग्राम ए था। अब क्या हुआ, व्हेन सम चार्ज, ये स्मॉल चार्ज मान लो, व्हेन स्मॉल चार्ज डी क्यू
ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट B टू A। प्लेट B से A पे अगर थोड़ा सा चार्ज दिया जाए देन वर्क डन, और वर्क भी छोटा ही होगा, देन स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। तो वर्क दिखते हैं, तो चार्ज कैसे गया होगा बेटा, मैं यहाँ बना देता हूँ इसको। सिचुएशन नंबर C होगी मेरी डायग्राम की। इस पे कितना चार्ज है प्लस Q, इस पे उतना ही माइनस Q। अब इससे इस पे गया, इस पे DQ और गया, तो प्लस Q तो ये था ही, DQ और आ गया इसके पास, तो इससे चला गया ये, तो माइनस Q और इस पे और माइनस आ गया, माइनस DQ। समझ आ गई बात। ये इससे DQ चार्ज इस प्लेट के ऊपर भेज दिया आपने, तो इससे कम हुआ, इस पे बढ़ गया, तो इस तरह से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। अब जो वहां पहले से ही प्लस Q था उसने इसका रिपल्सन किया, और जब रिपल्सन होगा तो वर्क भी करना पड़ेगा। तो वर्क अगर मैं छोटा सा वर्क DW लिखूं, कितना लिखूं DW, तो वर्क क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V डैश जो पहले से ही था इनटू चार्ज। आप सबने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, V इक्वल टू W बाई Q। V पोटेंशियल डिफरेंस, W वर्क डन किसी यूनिट चार्ज Q नोट को ट्रांसफर करने का। तो वर्क डन कितना हो गया साहब, तो V डैश है हमारा Q डैश बाई C इंटू DQ। क्या आपको ये समझ आया। इनिशियली दोनों प्लेट कैसी थी, अनचार्ज थी, आपने इससे इस पे एक चार्ज Q ट्रांसफर किया, कोई वर्क नहीं था क्योंकि इनिशियली अनचार्ज है, कोई रिपल्सन नहीं हो रहा, ये Q चार्ज पहुंच गया। बिट बाई बिट हमें इसे ट्रांसफर करना है, तो इस टाइम पे इसका जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ V डैश वो Q चार्ज अपॉन इसकी कैपेसिटेंस C, इससे आ गया। फिर थोड़ी देर बाद अगर हम थोड़ा वर्क और करते हैं, मतलब हम इसको थोड़ा सा चार्ज DQ ट्रांसफर कराते हैं, तो इसमें पहले से प्लस Q है, तो अब नया चार्ज कितना हो गया, प्लस Q में DQ और ऐड हो जाएगा, तो इधर से इतना ही माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिए दोनों प्लेट पे चार्ज सेम होते हैं पर उनकी नेचर अपोजिट होती है। तो ये किसी टाइम T इक्वल टू T2 की सिचुएशन है। अब फाइनली अगर फुल चार्ज करना हो, प्लस Q चार्ज दोनों पहुंचाना हो, तो मैं उसके लिए सिचुएशन D रख लेता हूं। सिचुएशन नंबर D, टोटल चार्ज मेरे को इस पे पहुंचाना, मतलब फाइनली ऐसा हो जाएगा देखने में, ये प्लेट A, ये प्लेट B, यहां भी लिख लेते हैं, ये B थी, ये A थी। फाइनली क्या होगा, ये पूरी चार्ज जितना चार्ज जा सकता है वो सब दे दिया, ये माइनस Q, ये एट T इक्वल टू T मान लिया ये टाइम, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, तो वर्क कितना होगा, तो साहब देन टोटल वर्क डन, ऐसे लिख देते हैं, देन टोटल वर्क डन टू ट्रांसफर्ड चार्ज प्लस Q फ्रॉम प्लेट B टू A, B से A पे पूरा चार्ज ट्रांसफर करने में जो वर्क होगा, तो आप इंटीग्रेशन कर देंगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q डैश बाई C DQ। तो Q की लिमिट लिख देते हैं, सबसे कम चार्ज कितना 0 और टोटल चार्ज कैपिटल Q, क्योंकि जब भी कंजर्वेटिव फील्ड हो तो आप ये इंटीग्रेशन यूज करिए। आप इसका इंटीग्रेशन करने गए, इसका इंटीग्रेशन करने गए तो V डैश ये सब कुछ लिखा आपने, ये Q था सॉरी, Q बाई C, तो Q DQ का इंटीग्रेशन क्या हुआ, क्या ये Q स्क्वायर बाई 2C हो जाएगा, और लिमिट 0 से Q। तो जब आपने वर्क लिखा तो कितना आ गया, Q स्क्वायर बाई 2C, इसकी जगह लिमिट लिखी माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2C, 2C आप लिखते नहीं, तो वर्क किसके इक्वल आ गया, Q स्क्वायर बाई 2C। तो ये वर्क आपने किया, और जो वर्क आप करते हैं इसको चार्ज करने में, वही क्या है इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इस वर्क के इक्वल हुई, तो इसका फॉर्मूला क्या आया बताइए, तो फॉर्मूला आएगा इसका U इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। इसको नोट करिए आप लोग वीडियो को पॉज करके। तो मैंने लिख दिया है इसके ऊपर
कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इट्स प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डायरेक्शन जानते हैं, प्लस से माइनस होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि U इज इक्वल टू किसके आएगा, Q स्क्वायर बाई 2C। और SI सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। SI सिस्टम में इसकी यूनिट हमारी जूल हुई। तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तैयार हो जाता है इस तरह से। अब इसमें हम कुछ और चीज़ें भी लिख सकते हैं, जैसे क्या कि अगर हम पुट कर दें Q इक्वल टू CV, तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए आप। अगर आप यहाँ CV लिखते हैं तो हाफ CV स्क्वायर, U इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। और अगर इसके अंदर हम लोग लिख दें V इक्वल टू Q बाई C, तो U किसके इक्वल आ जाएगा, Q की जगह यहाँ से बन जाएगा आपका CV। ये तो चलो हो ही गया। हम ले लेते हैं C इक्वल टू Q बाई V। तो अगर C को Q बाई V लिख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, Q आएगा, V ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा ये फॉर्मूला बताइए। तो ये हाफ QV बन जाएगा। तो 1/2 QV। तो ये 3 फॉर्मूले बन जाएंगे हमारे। तो कौन कौन से, तो नेट U इक्वल टू सबसे ज़्यादा यूज होता है CV स्क्वायर, दूसरा Q स्क्वायर बाई 2C, और तीसरा QV बाई 2। तो ये 3 फॉर्मूले होंगे। इन्हें आपको कहाँ कहाँ यूज करना, तो आप याद रखते हैं इसको ऐसे कि भाई सीरीज में Q सेम होता है, तो Q दोनों के लिए, सबके लिए सेम, C अलग अलग। तो इसको याद रखो सीरीज। पैरेलल में V सेम होता है, तो C के हिसाब से एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो ये पैरेलल, और ये जनरल, कि जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं। और बेटा इसमें यूनिट जरूर याद रखिए, मैं बहुत बार बोलता हूँ ये बात, आपको नंबर इसी पे मिलते हैं यूनिट पे। तो यूनिट जूल लिख सकते हैं आप इसकी। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे आपको 2 कैपेसिटर दे दिए, एक 6 माइक्रोफैरड और एक 3 माइक्रोफैरड, दोनों पैरेलल में है, तो किस में ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी, तो पैरेलल में V सेम, जिसका C ज़्यादा उसमें एनर्जी ज़्यादा। तो C 6 माइक्रोफैरड बड़ा होगा, तो 6 माइक्रोफैरड में ज़्यादा हो जाएगी। अगर यही सीरीज में हो तो फिर यहाँ एनर्जी Q तो दोनों का सेम होगा सीरीज में, C अलग अलग होगा, जिसका C ज़्यादा उसमें एनर्जी कम स्टोर्ड होगी। तो 6 माइक्रोफैरड जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है उसमें एनर्जी कम स्टोर होगी। इस तरह से आप एनर्जी स्टोर्ड भी इनके अंदर पढ़ सकते हैं। अब इनको मैं अलग अलग भी बता सकता हूँ, चलो देख लो। अलग अलग में मैंने सबसे पहले लिया है एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आप लोगों को सीरीज से याद आता होगा कि एक का लेफ्ट दूसरे का राइट ऐसे ऐड कर सकते हैं हम, ये C1 ये C2 और ये C3। आपको पता कि Q सबका सेम होता है, Q जब सबके लिए सेम होता है, Q क्या होता है, कांस्टेंट। तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला लगाया U इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। क्या इसे आप Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1/C लिख सकते हैं। 1/C क्या है, इन सबका इक्विवेलेंट। तो U इज इक्वल टू क्या आ गया, Q स्क्वायर बाई 2। क्या C को 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन ऐसे ही लिख सकते हैं, जितने भी होंगे। 1/C इन सबका इक्विवेलेंट होता है, हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो U किसके इक्वल आएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C1, Q स्क्वायर अपॉन 2C2, Q स्क्वायर अपॉन 2C3, और ऐसे ही चलता जाएगा। क्या इसको हम पहले कैपेसिटर की एनर्जी, इसको दूसरी और इसको तीसरी, तो टोटल एनर्जी क्या करेंगे आप, अलग अलग निकाल लीजिए, उनको जोड़ दीजिए। आपको प्रूफ नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप याद रखिए एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। आप अलग अलग निकालिए और ऐड कर दीजिए, इससे भी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। दूसरा कौन सा होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसको लिख लेते हैं, आप इसको नोट करिए। पैरेलल भी बिल्कुल ऐसा ही चलेगा, बस इसमें पैरेलल में ऐड कर दें। पैरेलल में आपको पता तो है ना क्या करना, कि सब प्लेट का पॉजिटिव एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दो, नेगेटिव दूसरे पे कनेक्ट कर दो। जैसे ये ले लिए मैंने 3, और ऐसे कोई और भी हो नीचे, ऐसे ही चलता जाएगा।
ये C1, ये अपना C2, ये C3। आपको सबको ये पता कि पैरेलल में वोल्टेज सबकी क्या रहने वाली, सेम। तो V क्या होगा इस बार, जैसे पहले Q था, इस बार V कांस्टेंट होगा। और V कांस्टेंट होगा तो एनर्जी का फॉर्मूला पहले Q²/2C लगाया था हमने, इस बार क्या लगाएंगे अगर V सेम हो और Q ना दिया हो, तो हाफ CV²। V तो सबके लिए सेम, क्या इसको V²/2 इंटू C लिख सकते हैं। और पैरेलल में जो C होता है इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है, तो ये किसके इक्वल होगा, C1 + C2 + C3। और अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, हाफ C1V², हाफ C2V², हाफ C3V² के इक्वल लिखा जा सकता है। ये क्या है, पहले कैपेसिटर में एनर्जी U1, ये क्या है दूसरे में, वो क्या है तीसरे में, और ऐसे ही चलती गई। तो नेट एनर्जी जो स्टोर हुई वो इस बार भी तीनों का सम ही है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो एडिटिव है, चाहे कॉम्बिनेशन सीरीज हो या पैरेलल हो। क्या कहा मैंने, टोटल एनर्जी इन सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन इज एडिटिव, ये एडिटिव होगी। क्लियर है आपको मेरी बात। तो आज आपने पढ़ा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। आप इसको अच्छे से देखिए, अगले टर्म पे हम और नई नई चीज़ें इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। उम्मीद है आपको आसान लग रहा होगा, ज़्यादा टफ नहीं करेंगे क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ के चल रहे हैं। और आप पूरी वीडियो देखा कीजिए, बीच में मत छोड़िए, नहीं तो अगली टर्म की वीडियो कम समझ आती है। जैसे सीरीज पैरेलल इससे पहले वाली वीडियो में देखा, तो अगर वो समझ नहीं आया होगा तो फिर इसमें दिक्कत होगी। तो आप इसलिए उसको अच्छे से देखिए। चलिए बेटा।